हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वेद प्रकाश शर्मा की देवकांता संतति के दूसरे इशू का पहला भाग। देवकांता संतति दूसरा भाग, पहला बयान। जेम्स बॉन्ड की दृष्टि जब जन्म पत्री जैसी इस वस्तु पर पड़ी तो उसकी खोपड़ी भिन्ना कर रह गई। लगभग 10 मिनट से वह निरंतर उसी को घूर रहा था, मगर अभी तक समझ नहीं पाया था कि इसका क्या तात्पर्य है। इस अजीबोगरीब स्थान पर आकर उसने पिछले 90 मिनटों में ऐसे ऐसे करिश्मे देखे थे कि वह अपने मस्तिष्क से अपना नियंत्रण खोता जा रहा था। अपनी कलाई घड़ी के अनुसार वह ठीक 90 मिनट पहले माइक, वूचांग, बागारो और टुम्बकटू के साथ था। परंतु जब खंडहर के चारों ओर बने उस तालाब में उतरने लगा तो चौथी सीढ़ी पर पैर रखते ही वह चकरा गया। संगमरमर के हंस ने उसे झपट लिया और फिर जब वह कुछ सोचने समझने की स्थिति में आया तो उसने स्वयं को एक विचित्र सी कोठरी में पाया। कोठरी चारों ओर से बंद थी और कहीं कोई मार्ग दृष्टिगोचर नहीं होता था। वह यह भी नहीं जान सका कि किस रास्ते से इस कोठरी में आ गया। अभी वह अधिक सोच भी नहीं पाया था कि उसकी दृष्टि कोठरी की दीवार पर टंगी एक पेंटिंग पर पड़ी। यह देखकर उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि वह पेंटिंग विश्व के जासूस सम्राट विजय की। पेंटिंग के एक तरफ देव लिखा हुआ था। जेम्स बॉन्ड ने उसे हर कोण से देखा और जब उसे यह विश्वास हो गया कि चित्र निस्संदेह विजय का ही है तो उसके मस्तिष्क में प्रश्न उभरा कि विजय का ये चित्र किसने बनाया, यहाँ कैसे पहुंच गया और इस दीवार पर टंगे रहने का क्या रहस्य। साथ ही ये भी सोचने का विषय था कि पेंटिंग के नीचे देव क्यों लिखा है। ये देव उस स्थान पर नहीं लिखा था जहाँ चित्रकार पेंटिंग बनाने के पश्चात आर्टिस्टिक ढंग से अपना नाम लिखा करता है, बल्कि यह नाम इस प्रकार लिखा गया था जिससे यही अनुमान लगता था कि चित्रकार इस नाम को यहाँ लिखकर यह दर्शाना चाहता है कि यह चित्र देव नामक किसी व्यक्ति का है। किंतु बॉन्ड इस बात को स्वीकार करने को बिल्कुल तैयार नहीं था कि यह चित्र विजय का न होकर देव नामक किसी अन्य व्यक्ति का है। वह काफी देर तक उस चित्र को घूरता रहा और समझने की कोशिश करता रहा, मगर अपने मस्तिष्क को थामने के अतिरिक्त वह कुछ नहीं कर सका। उलझन में फंसे बॉन्ड ने चित्र से दृष्टि हटा दी और कोठरी का निरीक्षण करने लगा। सपाट दीवारों के अतिरिक्त उसे कोठरी में अन्य कोई वस्तु ऐसी नहीं दिखाई दी जिसका वर्णन किया जा सके। अंत में वो पुनः विजय के चित्र की ओर आकर्षित हुआ और इस बार उसने चित्र को अपने हाथ से स्पर्श किया। उसका इरादा इस चित्र को दीवार से उतारकर भली प्रकार देखने का था। जैसे ही उसने चित्र को दीवार से उतारना चाहा, कमरा एक विचित्र से संगीत की आवाज से गूंज उठा। घबराकर बॉन्ड ने एकदम चित्र से हाथ हटा दिया। आश्चर्यजनक ढंग से संगीत बंद हो गया। कुछ देर वह उसी स्थिति में रहकर चित्र को घूरता रहा, लेकिन जब उसे सब कुछ लाभहीन सा लगा तो उसने पुनः चित्र को पहले की बात ही पकड़ा। पुनः उसी प्रकार कोठरी संगीत की लहरों से गूंज उठा। इस बार जेम्स बॉन्ड ने चित्र नहीं छोड़ा। संगीत उसी प्रकार बज रहा था। संगीत ऐसा बिल्कुल नहीं था कि कान के पर्दे हिलते अनुभव होते, बल्कि संगीत बेहद धीमा और मधुर था। ऐसा प्रतीत होता था मानो किसी संगीत विशेषज्ञ के नेतृत्व में उसके अनेक शिष्य अपना अपना साज बजा रहे हों। सब कुछ मिलाकर संगीत गजब का मधुर और मदहोश कर देने वाला था। बॉन्ड जैसा व्यक्ति भी सब कुछ भूलकर उन संगीत की लहरों में डूबता जा रहा था। उसकी दृष्टि विजय के चित्र पर ही जमी हुई थी। एकाएक उस क्षण वह उछल पड़ा जब उसने विजय के चित्र के होंठ हिलते हुए देखे और साथ ही संगीत के बीच किसी मानव की आवाज़ उभरी, मेरा कान पकड़कर नीचे दबाओ, मेरा कान पकड़कर नीचे दबाओ। विजय के चित्र के मुंह से रह रहकर यही आवाज़ निकलने लगी। आश्चर्य का दामन थामकर बॉन्ड ने चित्र छोड़ दिया। संगीत एकदम बंद हो गया और पुनः पहले जैसी स्थिति हो गई। अज्ञात संगीत और बोलते चित्र को देखकर बॉन्ड के आश्चर्य की सीमा निर्धारित करना हमारे बस का रोग नहीं। ऐसा प्रतीत होता था मानो संपूर्ण विश्व का आश्चर्य उस क्षण एकमात्र बॉन्ड के चेहरे पर सिमट आया। वह तो कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि पेंटिंग द्वारा बनाया गया कोई चित्र बोल भी सकता है, और वह भी इतने साफ ढंग से। बॉन्ड के जहन में रह रहकर चित्र द्वारा कहे गए शब्द टकरा रहे थे। कुछ देर तक वह अपनी स्थिति पर विचार करता रहा और फिर उसने वही करने का निर्णय किया जो उस तस्वीर ने उससे कहा था। किंतु चित्र की ओर हाथ बढ़ाते समय उसके दिमाग में आया कि चित्र ने अपने वाक्य में ये तो बताया ही नहीं कि कौन सा कान दबाना है। उसने सोचा कि क्यों ना वह चित्र के दोनों ही कान दबाए। उसने अपने इसी विचार को कार्यान्वित किया और परिणाम ये हुआ कि कोठरी में धीमे से संगीत के साथ एकदम दो दरवाजे उत्पन्न हो गए। एक कमरे की दाई दीवार में
दूसरा बाईं दीवार। बॉन्ड के नेत्र चमक उठे। हालांकि वह नहीं जानता था कि ये दोनों रास्ते से कहाँ ले जाएं, किंतु इस छोटी सी कोठरी में जब से वह आया था, किसी प्रकार का रास्ता ना पाकर उसका दम घुट रहा था। इस विचार से वह संतुष्ट हुआ कि वह आगे तो बढ़ सकेगा। बॉन्ड बेचारा क्या जानता था कि इस बार वह एक ऐसे रहस्य के दर्शन करने जा रहा है जो उसके लिए दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य बन जाएगा। उसने पहले दाएं कान से हाथ हटाया, किंतु मार्ग बंद नहीं हुआ। उसी प्रकार बना रहा, मानो उसे अपनी ओर आमंत्रित कर रहा हो। संतुष्ट होकर उसने दूसरे कान से भी हाथ हटा लिया। अब बॉन्ड के सामने इस कोठरी से बाहर जाने के लिए दो मार्ग थे। एक क्षण उसने सोचा कि वह किस मार्ग की ओर बढ़े। उसे मालूम नहीं था कि कौन सा रास्ता उसे कहाँ ले जाएगा। उसने सोचा कि पहले वह दोनों के करीब जा जाकर देख ले कि कौन से दरवाजे के बाहर क्या है। यही निर्णय करके पहले वह दाईं तरफ बढ़ा। दरवाजे के समीप पहुंचा तो उसने देखा कि वह रास्ता एक अन्य कमरे तक चला गया था, अथवा यूं कहिए कि वह रास्ता एक अन्य कमरे में था। यह कमरा उस कोठरी से काफ़ी बड़ा और अजीब सी चीज़ों से भरा हुआ था। कमरे के ठीक बीच में एक विशाल चबूतरा था। उस चबूतरे पर संगमरमर का एक हंस खड़ा हुआ था। यह हंस भी उसी कारीगरी से बना हुआ था जैसे उसने इस खंडहर के बाहर तालाब के चारों ओर अनेक पक्षी देखे थे। अर्थात देखने में एक सच्चा हंस जान पड़ता। हंस के ऊपर एक शेर बैठा दिखाया गया था। यह शेर कुछ ऐसे पत्थरों का समावेश करके बनाया गया था कि उसके नकली होने का गुमान भी कोई नहीं कर सकता था। उसने ध्यान से देखा तो हंस और शेर की पुतलियों में हरकत भी अनुभव की। उस क्षण तो बॉन्ड को ऐसा लगा कि हंस और शेर को नकली समझकर वह बहुत बड़ी भूल कर रहा। लेकिन हंस के ऊपर शेर का बैठना एकदम असंभव था। कोठरी और कमरे के दरवाजे में खड़ा बॉन्ड उस दृश्य को घूरता रहा। कभी उसे उनके नकली होने का संदेह होता और कभी असली। यही बात जांचने हेतु उसने और अधिक ध्यान से उन्हें देखा, मगर दोनों में से किसी में भी सांस लेने की प्रक्रिया नहीं हो रही थी। अतः बॉन्ड ने निश्चय किया कि वे दोनों असली नहीं बल्कि नकली हैं। जेम्स बॉन्ड ने अनुभव किया जैसे वे दोनों उसी की ओर देख रहे हैं। उनकी हरकत करती पुतलियां उसे संदेह में डाल रही थी। एक बार को तो उसके दिमाग में आया कि वे आगे बढ़े और उनके समीप पहुंचकर उनका रहस्य जाने, किंतु तभी उसके दिमाग में विचार आया कि अगर कमरे में जाते ही यह दरवाज़ा बंद हो गया तो वह व्यर्थ ही इस अजीबोगरीब कमरे में फंस कर रह जाएगा। उसने यही निश्चय किया कि पहले दूसरे रास्ते की स्थिति देख ली जाए। वहां से हटकर बॉन्ड कोठरी की दाईं ओर की दीवार वाले रास्ते की ओर बढ़ा। जैसे ही वह दरवाजे के बीच में कोठरी की ओर हटा, एक झटके के साथ दरवाज़ा बंद हो गया। अब वह हंस और शेर को नहीं देख सकता था। वह तेजी से बाईं ओर के दरवाजे की तरफ मुड़ा। ये देखकर उसकी आंखें चमक उठी कि वह दरवाज़ा उसी प्रकार खुला हुआ था। वह उसी तरफ बढ़ा। उसने देखा कि यह दरवाज़ा एक गैलरी में खुलता था। दरवाजे के बीच में ही खड़े खड़े उसने भली प्रकार गैलरी का निरीक्षण किया। गैलरी दाएं बाएं दूर दूर तक चली गई थी। गैलरी का फर्श काले और सफ़ेद संगमरमर के चौकोर पत्थरों का बना हुआ था। हर पत्थर एक लंबा हाथ और एक हाथ चौड़ा था, यानी आदमी एक पत्थर पर आराम से पैर रख सकता था। चौकोर पत्थर इस हिसाब से लगे हुए थे कि एक काला और सफ़ेद, फिर एक काला और सफ़ेद। सारी गैलरी के फर्श पर काले व सफ़ेद रंग के चौकोर पत्थर इसी क्रम में लगे थे। ये तो बॉन्ड देख ही रहा था, इसमें आश्चर्य की बात नहीं, किंतु आश्चर्य की बात यह थी कि गैलरी की दाएं बाईं दीवारों के साथ साथ एक एक हाथ की दूरी पर 7-7 फुट लंबे संगमरमर के आदमी खड़े थे। उनके हाथ गैलरी में आगे को फैले हुए। भिन्न आदमियों के हाथों में भिन्न प्रकार के अजीब से हथियार थे। मुगदर, थपकी, डंडा, तलवार, बर्छा इत्यादि अनेक किस्म के हथियार। यह दृश्य जेम्स बॉन्ड को बड़ा विचित्र सा और आकर्षक लगा, मगर वह ये नहीं समझ सका कि गैलरी की ये बनावट क्यों। उसने निश्चय किया कि उसे इसी गैलरी में आगे बढ़ना चाहिए। इस निश्चय के साथ उसने अभी अपना पहला पैर गैलरी में रखा ही था कि संगमरमर का एक आदमी विद्युत गति से उस पर झपटा। बॉन्ड को इतना अवसर ही नहीं मिला कि वह संभल सकेगी। संगमरमर के उस आदमी के हाथ में दबा डंडा बॉन्ड के सिर पर पड़ा। उसके जिस्म में तेज झंझनाहट की एक ऐसी लहर दौड़ गई मानो विद्युत के नग्न तार उसके जिस्म से स्पर्श करा दिए गए। उसने स्वयं को संभालने की लाख चेष्टा की, मगर संभाल नहीं सका और बेहोश हो गया। सावधान, अब हम पाठकों को एक ऐसे रहस्य के नज़दीक ले जा रहे हैं जिसमें पाठक निश्चय ही उलझ कर रह जाएंगे। अब आप ज़रा अपने धड़कते दिल पर काबू पाइए और उस रहस्य को जानिए। आइए हम बॉन्ड के साथ उस रहस्य से उलझते और बॉन्ड के साथ खुद भी आश्चर्य के सागर में बोते लगाते। वो देखिए, बॉन्ड की चेतना वापस लौट रही है। ध्यान से देखिए, वह हल्के हल्के कराह रहा। बेशक उसके सिर पर डंडे की काफ़ी सख्त चोट लगी थी,
उसने कराकर नेत्र खोल दी। यह देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया कि वह जहाँ बेहोश हुआ था इस समय वहाँ नहीं है, बल्कि किसी दूसरे स्थान पर है। अचानक बॉन्ड ने एक दृश्य देखा और इस प्रकार उछल पड़ा मानो हजारों बिच्छुओं ने उसे एक साथ डंक मार दिया। वह हैरत से आंखें फाड़ फाड़ कर उस दृश्य को देख रहा है। उसका दिल कह रहा है कि वह इस खौफनाक दृश्य पर विश्वास न करे, किंतु जो कठोर यथार्थ उसकी आंखों के समक्ष है उससे भला वह विमुख कैसे हो सकता है। मगर मगर दिल नहीं मानता। वह कैसे विश्वास करे कि वह जो कुछ देख रहा है वह कोई दुस्वप्न नहीं, बल्कि कठोर यथार्थ है, हकीकत है। जेम्स बॉन्ड ने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी कि जीवन में कभी वह इतना भयानक दृश्य भी देखेगा। लाखों प्रयासों के पश्चात भी उसे उस दृश्य की वास्तविकता पर विश्वास नहीं हो रहा था। हम जानते हैं कि जिस जिस दृश्य को इस समय जेम्स बॉन्ड देख रहा है उसने उसे देखने हेतु पाठक भी व्यग्र है। हम पाठकों को अधिक देर तक इस भयानकतम दृश्य से वंचित नहीं रखेंगे। आइए हम वह दृश्य आपको दिखाते हैं, वो देखिए। जेम्स बॉन्ड इस समय एक बालकनी में खड़ा। बालकनी में कई बड़े बड़े दरवाजे। बालकनी के नीचे एक लंबा चौड़ा खूबसूरत बाग है। यह बालकनी बाग के बीचों बीच में बनी इमारत की तीसरी मंजिल पर है। इसी बालकनी में इस समय बॉन्ड खड़ा और उसकी आंखों के ठीक सामने बालकनी के दरवाजों पर 7 लाशें उल्टी टंगी हुई, अर्थात सिर नीचे पैर ऊपर। रस्सियों के जरिए उन लाशों को उल्टी करके दरवाजों के ऊपर कुंडों से बांधा गया। हवा के झोंकों के साथ साथ वे लाशें हिल रही हैं। हिलने के साथ साथ वहाँ एक भयानक सीटी सी गूंज रही है। बॉन्ड के इतने आश्चर्य का कारण वे 7 लाशें नहीं बल्कि केवल 2 लाशें, क्योंकि क्योंकि वे दोनों लाशें प्रिंसेस जैक्सन और सिंघई की। सिंघई और जैक्सन विश्व विजेता बनने के ख्वाब देखने वाले विश्व के 2 महान भयानकतम अपराधी यहाँ इस हाल में लाशों के रूप में। ये जेम्स बॉन्ड की कल्पना से बाहर की बात। हमेशा विश्व के लिए खतरा बनने वाली यह खतरनाक मुजरिम यहाँ कैसे फंस गए? ये उनकी लाशें, ये दोनों मारे गए? नहीं नहीं, बॉन्ड का दिल सहमी चीख उठा। ये दोनों इतनी आसानी से मरने वाले नहीं। तो फिर वह ये क्या देख रहा? सिंघई और जैक्सन की लाशें, और लाशें भी भयानकतम घृणित स्थिति में। ऐसा प्रतीत होता है जैसे सदियों से ये लाशें यहीं इसी स्थिति में टंगी हुई हवा में झोंकों के साथ लहरा रही। लाशों से तीव्र दुर्गंध उठ रही थी। विभिन्न प्रकार के कीड़ों ने उनकी लाशों को नोच दिया। लाशें सड़ चुकी थी। तीव्र सड़ान बॉन्ड के नथनों में घुसकर उसके दिमाग को भी सड़ाने लगी। किसी भी लाश के जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं था। सभी बॉन्ड की आंखों के सामने झूल रही थी। उसे विश्वास नहीं आ रहा था कि वह जो कुछ देख रहा है वह हकीकत है। सिंघई और जैक्सन मर भी सकते हैं। अभी बॉन्ड अपने आश्चर्य पर काबू भी नहीं कर पाया था कि तुम भी यहाँ आ गए जेम्स बॉन्ड। एकाएक बॉन्ड उछल पड़ा जब उसने सिंघई की लाश को बोलते हुए देखा। हमें लगता है कि दुनिया के सभी जाबाजों की कब्र इसी तिलिस्म में बनेगी। तुमने मुझे पहचान तो यही होगा, मैं सिंघई। बॉन्ड के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने साफ देखा था। उल्टे सिंघई के होठले और सिंघई की आवाज़ को भी वह लाखों में पहचान सकता था। अपने महानतम आश्चर्य पर काबू पाते हुए वह बोला, क्या तुम जीवित हो? इस भ्रम में ना रहो बॉन्ड। एकाएक प्रिंसेस जैक्सन की लाश घूर पड़ी। हम सब मृत हैं। क्या पक्के? बॉन्ड की खोपड़ी घूम गई। लाशें भी कहीं बोलती हैं? यही तो तुम नहीं जानते नादान जासूस। प्रिंसेस जैक्सन के पास ही टंगी दूसरी लाश कह उठी, हम मानते हैं कि जिस दुनिया से तुम आए हो वह लाशें बोला नहीं करती, लेकिन याद रखो इस समय तुम ऐसी नगरी में हो जहाँ तुम्हें एक भी आदमी जीवित नहीं मिलेगा। सभी मृत है, लेकिन यहाँ की सभी लाशें बोलती। कुछ दिन बाद तुम भी जीवित नहीं रहोगे, हमारी तरह लाश बन जाओगे। मैं इस बेवकूफ़ी को नहीं मान सकता। पागल सा होकर बॉन्ड चीख पड़ा, तुम सब मुझे भ्रमित करना चाहते हो। तुम मरे नहीं हो। बॉन्ड कहने के साथ ही एकदम जोश में सिंघई की लाश की ओर झपटा, मगर उसके जिस्म पर हाथ लगाते ही चकरा गया बॉन्ड। सिंघई का जिस्म किसी लाश की बात ही एकदम ठंडा था। बॉन्ड ने उसके जिस हिस्से पर हाथ लगाया था वहाँ की खाल इस तरह किरकिराकर नीचे गिर गई जैसे वह जला हुआ कागज़ है। उसने जल्दी से सिंघई की नब्ज टटोली। एक भी स्पंदन नहीं था। लाशें सांस नहीं ले रही थी। इसका मतलब ये सब वास्तव में मृत थे। जीवन का एक भी लक्षण उन जिस्मों में नहीं था, लेकिन वे बोल रहे थे। क्यों? अब तो विश्वास हुआ कि हम सब मर चुके हैं। सिंघई की लाश बोल उठी। जेम्स बॉन्ड आश्चर्य से 2 कदम पीछे हट गया। जीवन में शायद बॉन्ड को कभी एक साथ इतने अधिक और गूढ़ आश्चर्यों का सामना नहीं करना पड़ा था। वह हैरत के साथ उन लोगों को देख रहा था जिनमें बोलने के अतिरिक्त जीवन का अन्य कोई संकेत नहीं था। अचानक हवा का एक तीव्र झोंका आया और 7 लाशें जोर से हिल पड़ी। फिर एकाएक सिंघई की लाश किलकिला उठी, फिर जैक्सन, और फिर देखते ही देखते वे 7 लाशें जोर जोर से हंसने लगी। कभी भयभीत न होने वाले बॉन्ड के जिस्म में झुरझुरी सी दौड़ गई। लाशों से निकली तीव्र
सड़ान के कारण उसका दिमाग फटा जा रहा था। लाशें जोर जोर से हिल रही थी। बॉन्ड में इतना साहस नहीं रहा कि वह अधिक देर तक अपने स्थान पर खड़ा रहे। मैं गैलरी में एक तरफ को इस प्रकार भागा मानो हजारों भूत एकदम उसके पीछे लग गया। उसे ध्यान नहीं रहा कि वह किधर भागा जा रहा है, बस भागता ही रहा। अचानक उसे बालकनी में एक तरफ एक कमरे का खुला हुआ द्वार चमका। बिना कुछ सोचे समझे वो उसी में घुस गया। उसे तो उस समय होश आया जब उसने महसूस किया कि जिस कमरे में वो घुसा उसके अंदर आते ही कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया। उसने पलटकर पीछे देखा, दरवाज़ा बंद, बाहर निकलने का कहीं कोई रास्ता नहीं। उसके चेहरे पर अजीब से अज्ञात भाव था। सांस खुली हुई थी, सारा जिस्म पसीने से तर था। जब उसने कुछ होश संभाला तो उसने देखा वह उसी हंस और शेर वाले कमरे में था। यह देखकर उसे एक बार पुनः गहन आश्चर्य हुआ। उसकी समझ में ये नहीं आया कि वह इतना घूमकर पुनः इस कमरे में कैसे आ गया। एक बार को तो बॉन्ड ने सोचा कि कहीं वह पहले जैसे ही बने किसी दूसरे कमरे में तो नहीं आ गया, मगर इस विचार को स्वयं उसके दिमाग ने भी स्वीकार नहीं किया। एक एक चीज़ वैसी ही थी जैसे कि वह विजय के चित्र वाली कोठरी के दरवाजे में से खड़ा होकर देख चुका था। उसने महसूस किया कि इस बार भी हंस और शेर उसी को घूर रहा है। इस बार वह उस हंस और शेर की विशाल आकृति की ओर बढ़ा। उनकी पुतलियां इस समय भी उसी प्रकार झपक रही थीं। वह उसी आकृति पर दृष्टि जमाए समीप पहुंचा। वहां पहुंचते ही सबसे पहले जिस चीज़ पर सर्वप्रथम उसकी दृष्टि स्थिर हुई वह कोई अन्य कुछ नहीं बल्कि वही जन्म पत्री थी जो हम इस बयान के शुरू में ही बनाया है। ये जन्म पत्री संगमरमर के बने हंस के मस्तक पर बनी। उसी की नकल उतारकर हमने इस बयान की श्री गणेश की शोभा में चार चांद लगाए। ऐसा प्रतीत होता है कि हंस और शेर की आकृति को बनाने वाले कारीगर ने उसी समय हंस के मस्तक वाले संगमरमर को तराश कर ये जन्म पत्री बनाई। जेम्स बॉन्ड ये तो समझ ही रहा था कि हंस के माथे पर बनी इस जन्म पत्री का मतलब कोई गहरा है, किंतु ये मतलब क्या है, यही बात बॉन्ड के दिमाग में नहीं बैठ रही थी। इस थोड़े से समय में ही बॉन्ड ने ऐसे ऐसे करिश्मे देखे थे कि उसे महसूस हो रहा था अगर कुछ देर वह और इस तरह में फंसा रहा तो निश्चय ही वह पागल हो जाएगा। ये जन्म पत्री पाठकों के लिए भी एक चुनौती है। बुद्धिजीवी पाठक इसका मतलब निकालने का प्रयास करें, वरना आगे चलकर हम तो कहीं ना कहीं खोल ही देंगे। देखिए, बॉन्ड इस जन्म पत्री को अभी तक नहीं समझ पाया और बेचारा अपना सिर पकड़कर वहीं बैठ गया। दूसरा बयान, कौन मदद। विकास गौरव सिंह के ओटो से निकली अंतिम बुदबुदाहट को सुनते ही उसकी ओर घूमकर बोला, ज़रूरी नहीं कि जो तुम मुझसे पूछो मैं तुम्हारे हर उस प्रश्न का उत्तर दे। गौरव सिंह ने ध्यान से विकास को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, शायद अब तुम्हें मालूम हो गया होगा कि गौरव किसी चूहे का नाम नहीं है। मेरे जिस्म में देव सिंह का खून है। तुम वो पहले आदमी हो गौरव जो विकास से इतनी देर तक लड़ सका है और असफल नहीं हुआ है। विकास नपे तुले सर में बोला, जो असली बहादुर होता है वह हमेशा बहादुरों की इज्जत करता है, और यह गुण मैंने अपने सामने आने वाले में से केवल तुम में पाया। तुमने न केवल सफलता और बहादुरी के साथ मेरा मुकाबला किया बल्कि अजगर से मेरी जान भी बचाई। इसका सीधा सा मतलब है कि तुम बहादुर भी हो और फिर तुम्हारे पास एक सच्चा दिल भी है। अतः मैं तुम्हारी कद्र करता हूँ। मेरी तारीख के पुल बांधकर आकर तुम अपना कौन सा मतलब हल करना चाहते हो? गौरव ने उसे सावधानी से घूरते हुए कहा, अगर बुद्धि के मामले में मुझसे टकराना चाहते हो तो भी तुम जीत नहीं सकोगे विकास। तो इसके तुम शिष्य हो, मैं उनका लड़का हूँ। मैं ये प्रण करके आया हूँ कि पिताजी को माँ के पास लेकर जाऊँगा और अपना प्रण मैं पूरा करके रहूँगा। यह तुम्हारा सौभाग्य गौरव बेटे की। विकास तुम्हारी तारीफ कर रहा है। विकास बोला, सॉरी विजय बोला, सॉरी विकास बोला, वरना लोग विकास की तारीफ करते, विकास लोगों की नहीं। मैं तुमसे वायदा करता हूँ कि अब तक तुमने जो कुछ भी कहा है अगर वह सच हुआ, यानी अगर तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम विजय गुरु के लड़के हो और कांता तुम्हारी माँ है, तो यकीन मानो मैं तुम्हारे प्रण के बीच में बाधक नहीं बनूंगा, बल्कि मैं तुम्हारी मदद ही करूंगा। तुम मुझ पर केवल ये रहस्य खोल दो कि असली चक्कर क्या। विकास और गौरव के बीच ये बातें हो रही थी और निर्भय सिंह, ब्लैक बॉय, सुपर रघुनाथ और रैना भी उसके पास आ चुके थे। यह घटना इस दृश्य के बाद की जब गौरव और विकास के बीच खूनी युद्ध हुआ और गौरव ने विकास को अजगर से बचाया। उसी समय बेहोश विजय को एक नकाबपोश उस स्थान पर धुएं का बम डालकर ले भागा। इस घटना को देखकर ही गौरव के मुंह से निकला था, इसका मतलब यह है कि वो मदद के आदमी यहाँ भी पहुँच गया। बस उसकी इसी अंतिम बुदबुदार को विकास ने सुन लिया था और उसे टोक दिया था। यह रहस्य तुम मुझसे प्यार से पूछ रहे हो या धमकी देकर? गौरव ने मुस्कुराते हुए पूछा। अगर मैं ये कहूँ कि धमकी देकर पूछ रहा हूँ तो? विकास भी शरारत के मूड में बोला, तो 7 जन्म भी तुम मुझसे कुछ नहीं पूछ सको। गौरव बोला, चाहे कोशिश करके देख ले। अगर मैं कहूँ कि प्यार से पूछ रहा हूँ तो? विकास अपनी उसी मुस्कान के साथ बोला, तो ये रहस्य मैं तुम्हें आसानी से बता सकता है, क्योंकि वह सब कुछ तुम्हें बताने में मैं किसी प्रकार की हानि नहीं समझता। वैसे मैं जानता हूँ कि तुम एक बहुत काम के आदमी हो, और फिर मेरे पिताजी भी तो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। तो बेटे बताओ ना कि असली रहस्य क्या है।
बुरी तरह व्यग रोका ठाकुर नरवै सिंह को। जो रहस्य बताने में तुम्हारी कोई विशेष हानि नहीं, वह रहस्य जानने के बाद शायद हमें किसी प्रकार की शांति प्राप्त हो सके। अगर तुम विजय के लड़के हो तो तुम हमारे पोते हुए, और हमें आशा है कि तुम अपने दादा की प्रार्थना ठुकराओगे नहीं। कैसी बातें कर रहे हैं दादाजी। बेहद श्रद्धा के साथ उसने एकदम ठाकुर नरवै सिंह के चरण स्पर्श की और बोला, बड़े प्रार्थना नहीं करते दादाजी, आज्ञा देते। मुझसे प्रार्थना करके आप मुझे नरक का बागी न बनाना, आज्ञा दे। मैं इसी समय आपको सब कुछ सुनाने के लिए तैयार थी। हमें बड़ों का सम्मान करना सिखाया जाता। फिर हम दावे से ये कह सकते हैं गौरव भाई कि तुम गुरु की औलाद नहीं हो सकते। शरारत के मूड में टपका विकास। क्यों? इस बार गौरव विकास की बात का अर्थ नहीं समझ पाया था। इसलिए कि गुरु ने तो कभी स्वप्न में भी बड़ों की इज्जत नहीं की हो। विकास, रघुनाथ ने एकदम उसे डांटा, बेकार की बातें नहीं किया करते। यह ठीक कह रहे हैं विकास। गौरव गंभीर स्वर में बोला, वास्तव में इस समय विनोद मजाक का वक्त नहीं है। मेरे ख्याल से पिताजी को उमादत्त के अय्यार उठा ले रहे हैं। निश्चय ही इस समय वे खतरे में होंगे। तो फिर जल्दी बताओ बेटी की वास्तविकता क्या है? ठाकुर नरवै सिंह ने कहा। क्षमा करना दादाजी, इतना तो समय नहीं है कि मैं आपको सब कुछ बता सकूं। गौरव सम्मानित ढंग से हाथ जोड़कर बोला, मैं संक्षेप में आपको इतना सब कुछ बता सकता हूँ कि आपको मेरी बात पर विश्वास हो जाए और असली रहस्य की बात भी आपको पता लग जाए। सबसे पहली बात तो यह है कि मैं आपके लड़के का इस जन्म का लड़का नहीं। क्या? उसका वाक्य सुनकर पांचवी चौपड़। जी हाँ, गौरव ने कहा, मैं उनके पिछले जन्म का लड़का हूँ। तभी तो मेरी आयु उनसे 2 वर्ष बड़ी है। पूर्व जन्म में विजय का नाम देव सिंह था। मैं अपनी कहानी में अब अपने पिता को देव सिंह ही कहूँगा। अतः आप अपने समझने के लिए देव सिंह के स्थान पर विजय ही समझ सकते हैं। ये मैं भी जानता हूँ कि इस जन्म में मेरा पिता पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है। किसी लड़की से संबंध का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। अतः इस जन्म में वे किसी के पिता नहीं बन सकते। मगर जैसा कि मैं बता चुका हूँ, पिछले जन्म में वे देव सिंह थे और कांता नामक एक राजकुमारी से प्रेम करते थे। उन दोनों के बीच समाज की अनेक दीवारें थी। किसी ने कहा है कि प्रेम सच्चा एवं पवित्र हो तो प्रत्येक दीवार का कागज का टुकड़ा बनकर रह जाती। अंत में ये हुआ कि देव ने कांता को और कांता ने देव को प्राप्त कर लिया। कुछ दिन उन्होंने शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत किया। फिर उन्होंने शादी कर। कांता के गर्भ से एक साथ 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए, जिनमें से एक मैं हूँ और दूसरी मेरी बहन वंदना। वंदना की भी शादी हो चुकी है और उसकी एक लड़की भी, जो आयु में विकास से तनिक छोटी हो। उसका नाम प्रगति। खैर, मैं मुख्य विषय से थोड़ा सा भटक गया। इस समय इतनी लंबी कहानी सुनाने का वक्त नहीं। आप केवल इतना ही जान लीजिए कि हमारे पैदा होने के 1 वर्ष पश्चात हमारे माता पिता यानी कि देव कांता के शत्रु पुनः प्रबल और अपनी कोशिशों से उन्होंने हमारी माँ अर्थात कांता को एक बड़े भारी, विषाद और खतरनाक तिलिस्म में कैद कर दिया। देव सिंह कांता को तिलिस्म से निकालने के चक्कर में ही मारे गए। हमें हमारे गुरु दुश्मनों के बीच से निकाल कर ले गए। हम बड़े हुए तो हमारे गुरु ने हमें अय्यारी सिखाई और हमें बताया कि हमारी माँ फलां तिलिस्म में कैद है। हमारा आधा जीवन इसी प्रयास में निकल गया कि हम माँ को तिलिस्म से निकाल सके। कुछ ही दिनों पूर्व हमारी रियासत के एक ज्योतिषी ने बताया कि तिलिस्म को देव सिंह के अतिरिक्त कोई नहीं तोड़ सकता। इस पर हमने प्रश्न किया कि हमारे पिता देव सिंह तो मर चुके हैं, फिर इस तिलिस्म को कौन तोड़ेगा? तब उन्होंने कहा कि जो होनी होती है विधाता उसे पहले ही लिख देता। विधाता ने देव सिंह के भाग्य में लिखा था कि इस जन्म में वह तिलिस्म तोड़ता तोड़ता मर जाएगा, किंतु पूरा नहीं तोड़ सकेगा। ये तय है कि इस तिलिस्म को तोड़ेगा देव सिंह पर अगले जन्म में। इस तिलिस्म का सबसे मुख्य ताला इस किस्म का है जो केवल ऐसी उंगली से खुलेगा जो आगे से हल्की सी मुड़ी हुई हो। ऐसी उंगली केवल देव सिंह की ही होगी। वह भी उस जन्म में नहीं जबकि देव सिंह होगा, बल्कि अगले जन्म में वह विजय की होगी। आप लोगों को शायद विदित हो कि आपके विजय और हमारे पिता देव सिंह के दाएं हाथ के अंगूठे के पास वाली उंगली का अग्रिम भाग मुड़ा हुआ होगा। ये बात हमें उस ज्योतिषी ने बताई। गर्ज ये है कि जिसमें हमारी माँ कैद है, उस तिलिस्म को आपके विजय के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं तोड़ सकता। हमें ज्योतिषी ने यह बताया कि जन्म देव सिंह का नाम विजय, जो भारत के शहर राजनगर में रहता, वहाँ के आईजी ठाकुर नरवै सिंह का लड़का। दुनिया के जासूसों में उसका सर्वाधिक नाम होगा। विजय के रूप में वह कभी किसी नारी को पत्नी की दृष्टि से नहीं देखेगा। उन्होंने यही बताया कि 39 वर्ष की आयु तक विजय कभी महसूस नहीं कर सकेगा पिछले जन्म में वह क्या था। 40 वर्ष की आयु में उसके एक स्वप्न दिखेगा। इस स्वप्न में वह घनर जिसमें कांता कैद है चमकेगा। अपने पूर्व जन्म की कुछ घटनाएं चमकेंगी, साथ ही कांता की चीख भी वह महसूस करेगा। इस स्वप्न के पश्चात उसे उस समय तक सारे जीवन यह स्वप्न चमकता रहेगा, जब तक कि वह उस तिलिस्म को तोड़कर कांता को अपनी बाहों में समेट नहीं लेगा। उसी दिन के बाद उसके मस्तिष्क को किसी प्रकार की शांति मिल सकेगी। कांता के लिए वह ऐसा ही दीवाना हो जाएगा जैसे कि वह पूर्व जन्म में अर्थात देव सिंह के रूप में थे। इसके बाद चाहे दुनिया की कोई भी शक्ति रोके, वह नहीं रुकेगा।
जब तक वह तिलिस्म से कांता को निकाल नहीं लेगा तब तक वह किसी की चिंता नहीं करेगा। सोते ही उसे कांता, खंडहर और अपने पूर्व जन्म की घटनाएं चमकेंगी और वह कांता के पीछे दीवाना होकर उठ खड़ा होगा। सारे जीवन वह आराम से नहीं सो सकेगा। ज्योतिषी ने यह भी बताया कि उसको यहाँ आने से कुछ लोग रोक भी सकते हैं। उन्होंने साफ बताया था कि कुछ लोग उन्हें रोकने का प्रयास करेंगे। इस पर हमारे गुरुजी ने हमसे कहा कि अपने पिता को लाना हमारे जिम्मे। मेरी बहन और मुझे यहाँ उन्हें उन्हें लेने ही भेजा गया था। तो तुम्हारी बहन कहाँ है? विकास ने पूछा। उसी के भरोसे तो मैं अभी तक यहाँ शांतिपूर्वक खड़ा हुआ, गौरव ने बताया। निश्चय ही वह उस नकाबपोश के पीछे गई होगी जो पिताजी को उठाकर ले गया। अगर उसका भरोसा नहीं होता तो मैं इस समय आपको कहानी सुनाने के स्थान पर उनकी खोज करता। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारी बहन गुरु के दुश्मनों से मुक्त करा लाई? गुरु को दुश्मनों से मुक्त करा लाई? रघुनाथ ने पूछा। आपने अभी वंदना को देखा नहीं है, गौरव बोला। वह नंबर 1 की अय्यार है, किसी भी फनों में उससे पीछे नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है इस पर। यकीनन वह पिताजी को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचने देगी। और ये उमादत कौन है? प्रश्न विकास ने किया। इस प्रश्न का जवाब काफ़ी विस्तृत है, किंतु इस वक्त केवल आप ये समझ लें कि उमादत हमारे दुश्मनों में से एक है। वैसे हमने, अथवा यूँ कहिए कि हमारे गुरु ने दुश्मनों को धोखा देने के लिए काफ़ी अच्छी चाल चली, मगर फिर भी पता नहीं उमादत के अय्यारों को कैसे भनक लग गई कि हम यहाँ हैं, वरना वे किसी भी कीमत पर यहाँ नहीं पहुँच सकते थे। दुश्मनों को धोखा देने के लिए तुम्हारे गुरु ने क्या चाल चली थी? हमें बेहद गुप्त ढंग से यहाँ भेजा गया और वहाँ अन्य 2 अय्यारों को गौरव और वंदना बनाया गया ताकि दुश्मन हमारे गायब होने का भेद न जान सके। परंतु मुझे लगता है कि हमारा कोई अय्यार दुश्मनों से मिला हुआ, वरना ये रहस्य दुश्मन कभी नहीं जान सकते थे। तुम्हारी कहानी बड़ी अजीब सी है, विकास ने कहा। कहना ये चाहिए कि विश्वास हो भी रहा है और नहीं, क्योंकि वास्तव में गुरु जब भी सोते हैं उसी देर बाद कि कांता कांता चीख कर उठ खड़े होते हैं। खैर, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि न केवल हम गुरु को तुम्हारे साथ भेजेंगे बल्कि मैं खुद भी चलूँ। लेकिन विजय इस समय होगा कहाँ? ठाकुर नरवै सिंह बोल। पिताजी यहाँ हैं। एकाएक उनके बीच एक नारी की आवाज़ गूंजी। सबने पलटकर देखा। एक लड़की विजय को कंधे पर डाले उनके करीब आ रही थी। उसे देखते ही गौरव उसकी ओर तरफ बढ़ा और बोला, वंदना। हाँ भैया। वंदना उसके उनके उनके पास आ गई। पिताजी को उम्र का अय्यर गोवर्धन उठाकर ले गया था। वह गौरव अर्थात तुम बना हुआ था। पिताजी को वह अपना नाम गौरव बताकर धोखा देना चाहता। इनको पूरी तरह से धोखे में डालने के लिए उसने अपनी लड़की गोमती को हमारी माँ अर्थात कांता बना रखा था। उसकी योजना ये थी कि पहले गोवर्धन गौरव के नाम से इन्हें धोखा देगा और अपने सच्चे होने का विश्वास दिलाने के लिए गोमती को कांता बना दिया था। जिस समय वह यहाँ से पिताजी को लेकर भागा तो मैंने अपने घोड़े से उसका पीछा किया। कोई 5 कोस दूर जंगल में जाकर एक शिकार का वे लोग वहीं ठहरे और पिताजी को भी वहीं देखा। मैंने छुपकर उनकी बातें सुनी और मुझे मालूम हो गया कि गोमती को कांता बनाया गया। शिकार गा के एक कमरे में ले जाकर पिताजी से गोवर्धन बातें करने लगा। इस बीच मैंने एक कमरे में देखा गोमती कांता बनी बैठी थी। मैंने उसे बेहोशी की बुकनी सुनाकर बेहोश किया और खुद कांता बन बैठी। गोमती को मैंने कमरे में एक तरफ छुपा दिया था। अब मैं गोवर्धन के आने की प्रतीक्षा करने लगी। कुछ देर बाद गोवर्धन का एक अय्यार शिष्य रोशन सिंह मुझे बुलाने आया। उसने कहा, गोमती जी, आपको गुरु जी यानी गोवर्धन ने बुलाया। मैं उठकर खड़ी हो गई। इसके पश्चात मैं उस कमरे में पहुंची जहाँ पिताजी थे। मैंने वैसे ही अभिनय किया जैसे गोवर्धन ने गोमती से करने के लिए कहा था। अपनी योजना के अनुसार मेरे कमरे में आने के बाद गोवर्धन अपने सारे साथियों के साथ उस कमरे से बाहर निकल गया। कमरा भी उन्होंने बंद कर दिया। इस सब के बीच उनकी एक ही योजना थी कि अकेले में मैं कांता बनी उसे अपने कांता होने का विश्वास दिलाते और वे पिताजी को अपने कब्जे में कर ले। मगर उन्होंने तो सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनकी गोमती एक तरफ बेहोश पड़ी है और कांता बनी जिस लड़की को वे गोमती समझ रहे वो मैं थी। उन सबके कमरे से बाहर जाते ही मैंने बेहोशी के चूड़ द्वारा पिताजी को बेहोश किया। कमरे के रोशनदान में कमन लगाया और पिताजी को देखकर सीधी यहाँ आ गए। मेरा घोड़ा उन पिछली झाड़ियों में खड़ा। हालांकि विकास विश्व का सबसे बड़ा जासूस था। एक से एक चकरा देने वाली चाल वह सोचा करता था, किंतु वंदना की बातें सुनकर उसकी भी बुद्धि चकरा गई। इस सारे किस्से में कहीं भी मारधाड़ का जिक्र नहीं हुआ था और दुश्मनों के बीच से अकेली वंदना विजय को निकाल लाई थी। निकास भी गौरव और वंदना से प्रभावित हुए बिना ना रह सका। यह सोचकर मुझे अजीब सा लग रहा था कि दोनों विजय के पुत्र एवं पुत्री। मैं समझता हूँ दादाजी कि यह स्थान गोवर्धन ने देख लिया। गौरव ठाकुर नरवै सिंह की ओर मुड़कर बोला, जब उन्हें वंदना की अय्यारी का पता लगेगा, यानी जब वे जानेंगे कि वंदना गोमती को बेहोश करके खुद कांता बनी और पिताजी को उनके बीच से निकाल ले, तो निश्चय ही वे इस तरफ दौड़ेंगे। इसलिए मेरा विचार है कि मैं जल्दी से जल्दी यहाँ से हट जाना चाहिए। तुम हटने के लिए कह रहे हो गौरव? विकास तनिक जोश में आकर बोला। और मैं ये सोच रहा हूँ कि शिकारगाह में जाकर गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठा लिया जाए, यानी उसे यमलोक पहुँचा दिया जाए।
नहीं, यह दुष्टता का काम होगा। गौरव बोला, एक अय्यार कभी दूसरे अय्यार को मारता नहीं है, केवल कैद कर सकता। मारता क्यों नहीं? विकास ने चकरा कर प्रश्न किया। यह अय्यारों का सिद्धांत होता, गौरव ने बताया। अय्यार को हम दूध के समान मानते हो, उसे मारना पाप होता है। जो अय्यार को मारता है वह दुष्ट, पापी और दुराचारी कहलाता है। एक दूसरे को धोखा देकर अपना काम निकालना ही अय्यारी होती। अजीब सिद्धांत है, विकास बुदबुदा उठा। अय्यार को कैद कर सकते हैं, मार नहीं सकते। अब तो यहाँ से चलना चाहिए, गौरव ने कहा। इस प्रकार वंदना, गौरव, विकास, निर्भय सिंह, रघुनाथ, रैना और ब्लैक बॉय पीयूष विजय को लेकर उसी भूत प्रेत विशेषज्ञ के मकान पर पहुंच गए। एक कमरे में आराम से बैठकर विजय को लकलका सुखाकर होश में लाया जाता है। कांता कांता बुदबुदाता विजय होश में आता है। इसके बाद वे सब उसे उसके होश के बाद की सारी घटनाएं बताते हैं, जिन्हें सुनकर विजय यह सोचने पर बेवश हो जाता है कि इस बार वो बड़े अजीब से लोगों के बीच फंसे। हमारे ख्याल से पाठक समझ गए होंगे कि इसके बाद क्या हुआ। अगर नहीं समझे तो हम बताते हैं। पहले भाग के पेज 94 पर जहाँ से नया बयान शुरू होता है वह इसी बयान के बाद का। इसमें बताया गया है कि गौरव, वंदना, विकास, ठाकुर, रैना, रघुनाथ, ब्लैक बॉय और विजय किस प्रकार एकत्रित हुए। इसके बाद विजय ने उन्हें क्या कहानी सुनाई, ये पाठक पहले भाग के पेज 94 के नए बयान में पढ़ चुके हैं। तीसरा बयान। आओ प्यारे पाठकों, आज हम आपको इस कहानी का थोड़ा सा पिछला हिस्सा सुनाते हैं। इस किस्से को पढ़ते समय आपको ये याद रखना चाहिए कि यह किस्सा उन सभी बयानों से पहला है जो अब तक हम लिखाए हैं। साथ ही हम ये भी कहते हैं कि यह बयान इन उलझी हुई गुत्थियों को स्पष्ट करने वाला है। इस बयान का संबंध पीछे लिखे किसी बयान से मिलेगा, तभी आप समझ पाएंगे कि असली कहानी क्या है। वो देखो, एक छोटा सा मकान, एक मकान चमनगढ़ रियासत में आबादी से अलग थलग बना हुआ। इस मकान में छोटे से 2 कमरे नीचे और 2 ऊपर, थोड़ा सा चौक है और एक आदमी के बराबर लंबाई की लंबी चारदीवारी से घिरा हुआ है। वो देखो, नीचे के 2 कमरों में से एक में किसी चिराग की रोशनी चमक रही है। कमरे के अंदर चलकर हाल देखते। वो देखो, एक चारपाई पर 16-17 साल की एक लड़की लेटी है। वह कोई खास सुंदर तो है नहीं, परंतु फिर भी नाक नक्श काफ़ी अच्छे हैं। रंग हल्का सा सांवला है। हम जानते हैं कि हम अगर इस लड़की का परिचय दे दें तो इस बयान के प्रति आपकी दिलचस्पी बढ़ जाएगी। आप पहले भाग में किसी बयान में पिशाचनाथ नाम पढ़ चुके हैं। हमें ये बताने में कोई आपत्ति नहीं है कि ये लड़की पिशाचनाथ की बेटी है। इसका नाम जमुना है। इसकी माँ यानी पिशाचनाथ की पत्नी का नाम रामकली। पिशाच यहाँ के राजा दलीप सिंह का खास अय्यार है। अय्यारी के सिलसिले में वह अधिकतर बाहर ही रहता है, अतः अधिकांशतः घर में रामकली और जमुना ही रहती है। आज रात भी पिशाच कहीं बाहर गया। रामकली ऊपर के कमरे में सोई हुई है, परंतु जमुना अभी तक जाग रही है। रात के इस तीसरे पहर में जमुना क्यों जाग रही है, इसका सबब हम नहीं बता सकते। हाँ, इतना संकेत अवश्य कर सकते हैं कि आमतौर पर इस उम्र में इतनी रात तक जागने का कारण किसी से प्रीत होना होता है। इस बात से भी हम इनकार नहीं कर सकते कि जमुना प्रेम करती है। खैर, वह किससे प्रेम करती है अभी वह लिखने की आवश्यकता नहीं जान पड़ती, पर यह लिख देना उचित है कि अपने प्रीतम की स्मृति ही उसे सोने से रोक रही है। कुछ देर पश्चात वह चिराग बुझा देती है और कमरे में अंधेरा करके चारपाई पर लेटकर निंद्रा रानी से दोस्ती करने की सोचती है। अभी निंद्रा उससे दोस्ती करने हेतु हाथ बढ़ा ही रही थी कि अचानक एक खटके की आवाज़ उसे चौंका देती है। उसके कान सजग उठते। उसके पिता पिशाचनाथ ने उसे भी थोड़ी बहुत तैयारी सिखाई है, इसलिए तो हल्के से खटके पर वह चौंक पड़ी। वह ध्यान से सुनती है तो उसे महसूस होता है कि ऊपर वाले कमरे में कुछ आदमी चल रहा है। जमुना सजग होकर चारपाई पर बैठ जाती है। अपने कमरे के जंगले से वह बाहर देखती है। बाहर चंद्रमा की चांदनी का पर्याप्त प्रकाश है। इसी प्रकाश में वह देखती, जीने से उतरकर 4 नकाबपोश चुपचाप चौक में आ गए। उसके देखते ही देखते ये चारों आदमी चोरों की भांति उसकी माँ के कमरे की ओर बढ़े। रामकली के कमरे में जाकर वे जमुना की आंखों से ओझल होगा। जमुना सोचने लगी कि ये कौन लोग हैं, यहाँ क्यों आए और क्या करना चाहते। साथ ही ये सोचने का भी प्रयास कर रही थी कि इस परिस्थिति में उसे क्या करना चाहिए, किंतु वह सोचती ही रही और अभी किसी निर्णय पर भी नहीं पहुंची थी कि वे चारों आदमी माँ के कमरे से निकलकर पुनः चौक में आ गए। जमुना ने देखा कि उन चारों में से एक की पीठ पर एक गठरी लटक रही थी। जमुना ने सोचा कि शायद वे कोई चोर है और उनके घर से कोई सामान चुरा कर ले जा रहे। जमुना के देखते ही देखते वह चारदीवारी कूद कर घर से बाहर निकल गई। अब जमुना ने फैसला किया कि वह इन चोरों का पीछा करेगी। पिशाचनाथ ने उसे जितनी अय्यारी सिखाई थी उसका प्रयोग करते हुए जमुना ने उनका पीछा सतर्कता के साथ किया। वे लोग घने जंगल में घुस गए। रात के इस समय सर्दी काफ़ी तेज थी। अगर जमुना चलते समय अपने बदन पर गर्म कपड़ा न डाल लेती तो निश्चय ही वह जाड़े में ठिठुर जाती।
जंगल में कोई 1 कोस तक उसने उनका पीछा किया। तब उसे एक स्थान पर आग जलती दिखाई थी। उस आग के चारों ओर बैठे 5 आदमी हाथ ताप रहे थे। जमुना समझ गई कि ये मठ है। चारों नकाबपोश गठरी संभालकर मठ की तरफ ही बढ़ गए। जमुना तुरंत एक पेड़ के पीछे छुप गई। उन चारों को आता देख हाथ तापते 5 आदमी उठ खड़े हुए। आ गए पिशाच ना? हाथ तापने वालों में से एक बोला। उनकी बातें जमुना बखूबी सुन सकती थी। उन चारों में से एक ने आग के समीप पहुंच नकाब उलट दिया। जमुना ये देख भौचक्की रह गई कि यह आदमी और कोई नहीं बल्कि खुद उसका पिता पिशाचनाथ था। उसकी समझ में ये नहीं आया कि उसके पिता को अपने ही घर में नकाब डालकर चोरों की बाती जाने की क्या जरूरत थी और वे गठरी में क्या लाएं। गठरी का रहस्य भी जमुना के सामने खुलने वाला था, क्योंकि बाकी 3 नकाबपोशों में से एक गठरी खोल रहा था। जब गठरी खुली तो जमुना के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। गठरी में उसकी माँ थी, रामकली। अब जमुना का दिमाग और भी अधिक उलझ गया। उसकी माँ को खुद उसके पिता इस प्रकार बेहोश करके गठरी में लाए। भला उसके पिता को उसकी क्या आवश्यकता थी? कहीं ये कोई अय्यार तो नहीं जिसने पिशाच की सूरत बना रखी हो? काफी सोचने के बाद भी जमुना किसी खास निर्णय पर नहीं पहुंच सके। बहुत सतर्कता के साथ काम करना पड़ा। पिशाचनाथ की आवाज़ जमुना ने से जो मठ के लोगों से कह रहा था। मुझे डर था कि कहीं जमुना जाग ना जाए। अगर जमुना ये सब देख लेती तो सारा किया धरा चौपट हो जाता। इसका मतलब तुम्हारी बेटी को कुछ पता नहीं लगा? उनमें से एक ने पूछा। नहीं, पिशाचनाथ बोला, उसे पता लगना भी नहीं चाहिए। अब इससे रामकली उसका पता पूछना तुम्हारा काम है। तुम इसे नीचे छोड़ जाओ, उस आदमी ने कहा। कल तक मैं इसकी जुबान खुलवा लूंगा। ये कहते हुए उसने वह मिट्टी का कूंदा जिसमें हाथ तापने के लिए वह आग जल रही थी हटा दिया। कूंडे के नीचे की धरती में गुप्त रास्ता था। पिशाचनाथ ने एक किवाड़ सा ऊपर उठाया, फिर धरती में समा गया। उसके तीनों नकाबपोश साथी भी चोरों के साथ बैठकर कूंडे की आग में हाथ तापने लगे। गुप्त रास्ता अभी तक खुला हुआ था। जमुना सोचने का प्रयास कर रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। तो इसका मतलब यानी ये सब है क्या? ये कौन लोग हैं और उसकी माँ को उठाकर यहाँ क्यों लाए? आप देखेंगे कि दुश्मन हमसे कैसी बाजी मारता है। हाथ तापने वालों में से एक बोला। अपनी तरफ से तो उन्होंने भी काफ़ी अय्यारी की थी, लेकिन उस्ताद भी हमेशा दुश्मन की अय्यारी पर ही अपनी अय्यारी चलाते हैं। अब वे लोग बहुत बड़ा धोखा खाएंगे। हाथ तापते हुए एक नकाबपोश बोला। उसी समय पिशाचनाथ बाहर आ गया। रास्ता बंद करके आग का कूंडा उसी पर रख दिया गया। पिशाचनाथ ने उन सब की ओर देखकर कहा, अब हम चलते हैं। तुम लोग रामकली का ख्याल रखना, कोई दुश्मन उसे यहाँ से न निकाल ले जा। इतना कहकर पिशाचनाथ वहां से चल दिया। बाकी 8 आदमी वहां हाथ तापते रह गए। जमुना धीरे धीरे अपने पिता पिशाचनाथ के पीछे चल दी। कोई आधा कोस दूर निकलने पर जमुना ने उसे पुकारा, पिताजी पिताजी। पिशाच जमुना की आवाज़ सुनकर एकदम चौंक कर पलटा। अरे जमुना, तू यहाँ? पिताजी, आप अम्मा को कहाँ छोड़कर आए? जमुना ने पिशाच के समीप आकर कहा। ये तुम्हें क्या जवाब देगा बेटी? पिशाच के बोलने से पहले वहाँ तीसरी आवाज़ गूंजी। अगर यह पिशाचनाथ होता तो तेरी माँ को इस तरह क्यों लेकर आता? अगर मैं इस समय नहीं आता तो तू बहुत बड़ा धोखा खा जाती जमुना। यह पिशाचनाथ नहीं, बेगम बेनज़ूर का यार। इन शब्दों के साथ ही जो सूरज सामने आई वह पिशाचनाथ थी। एक साथ 2 पिशाच देखकर जमुना की बुद्धि चकरा गई। अभी वह निर्णय भी नहीं कर पाई थी उसका असली पिता कौन है। पहला पिशाच बोला, तुम। अब अगर ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश करोगे तो उससे पहले देख लेना। कहने के साथ ही पिशाच ने पटुए में से एक छोटा सा लाल टमाटर निकाला और अपनी हथेली पर रखकर पहले पिशाच के सामने कर दिया। नहीं। टमाटर को देखते ही पहला पिशाच चीख पड़ा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। और उसकी हालत बड़ी अजीब होने लगी। मैं बुरी तरह घबरा रहा था। इतनी सर्दी में भी बदन पसीने से नहा गया। उसकी घबराहट सब तक पड़ी कि वह एक चीख मारकर धरती पर गिरा तथा बेहोश हो गया। तब नवागंतुक पिशाच ने मुस्कुराकर टमाटर अपने बटुए में डाल दिया। अचानक जमुना ने महसूस किया कि उसे नशा सा छाता जा रहा। संभलने की कोशिश करने के बाद भी वह स्वयं को संभाल ना सकी और बेहोश होकर गिर गई। यह सब भी उसकी समझ में नहीं आए। जब उसे होश आया तो उसे यह अनुमान भी नहीं था कि वे कितनी देर बेहोश रहे। मगर होश आने पर उसने दोनों में से किसी भी पिशाच को वहाँ नहीं पाया। हाँ, उसके पास ही एक लिखा हुआ कागज़ अवश्य पड़ा था। उसने कागज़ उठाया, चंद्रमा की रोशनी में पड़ा। बेटी जमुना, मेरे पास इतना भी समय नहीं कि तुझे घर छोड़कर आ सकूं। तू देख ही रही है कि दुश्मनों की अय्यारी कितनी ज़ोर शोर से चल रही है। अगर मैं तुझे घर छोड़ने में समय लगाता तो उधर तेरी माँ खतरे में घिस जाती। मैं तेरी माँ को इन दुश्मनों के कब्जे से निकाल कर घर पहुँचूंगा। तुझे मेरी आज्ञा है कि तू यहाँ से सीधी घर चली जा और मेरे वहाँ पहुँचने का इंतज़ार कर। तेरे पिता पिशाचनाथ। पत्र पढ़ने के कुछ देर बाद तक जमुना वहीं खड़ी कुछ सोचती रही और फिर पिता की आज्ञा अनुसार घर की राह।
सारे रास्ते वह इन घटनाओं का मतलब समझने की कोशिश करती रही, किंतु कुछ ठीक ढंग से समझ नहीं पाई। उस समय रात्रि का अंतिम पहर समाप्ति पर था। जब वह घर पहुंची, सबसे पहले वह माँ के कमरे में गई और यह देखकर वह भौचक्की रह गई कि उसकी माँ रामकली आराम से बिस्तर पर पड़ी सो रही थी। यह देखकर जमुना के मस्तिष्क की जैसे सारी नसें हिल उठी। उसने चकमक से चिराग जलाया। वह सोचने लगी कि कहीं उसके पिता उसकी माँ को छुड़ा तो नहीं लाया, किंतु इतनी जल्दी यह विचार उसे असंभव सा लगा। अगर ये सच भी है तो उसके पिता को यहाँ होना चाहिए था। वह अपने किसी विचार पर दृढ़ न रह सकी। उत्सुक होकर उसने अपनी माँ को जगाया। वह आसानी से जग गई और बोली, अरे जमुना, तू यहाँ इस समय? माँ, तू कब आई? जमुना ने प्रश्न किया। कहाँ से? जवाब में उसकी माँ ने भी प्रश्न कर दिया। ये तू क्या कह रही? क्या तू यहीं सो रही है माँ? तू कहीं गई नहीं थी? बुरी तरह उलझकर जमुना ने पुनः प्रश्न किया। तुझे तो कुछ लोग उठाकर ले गए थे। क्या तुझे पिताजी यहाँ नहीं लाए? मैंने अपनी आंखों से देखा था माँ, कुछ लोग तेरी कटनी बनाकर। और जो कुछ जमुना ने देखा वह सब उसने माँ को बता दिया। सुनकर रामकली मुस्कुराकर बोली, मुझे लगता है जमुना कि तूने कोई बुरा सपना देखा है। मैं तो यहीं हूँ। तीसरे पैर में मैंने उठकर पानी पिया था और तू कहती है कि दूसरे पैर में ही कुछ लोग मुझे बेहोश करके गठरी में ले गए। जा, आराम से जाकर सो जा, कोई खतरा नहीं है। तो अपने पिता से हैयारी सीखती है ना, इसलिए ऐसे ऐसे सपने देखती है। कहने के बाद रामकली आराम से लेट गई। जमुना के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं था। उसे लगा कि कहीं उसके पिता के दुश्मन किसी और को भी यहाँ उसकी माँ के वेश में नहीं छोड़ गए। उसे अपना यही विचार सही लगा और इसलिए वह बिना अधिक बात किए कमरे से बाहर निकल गए। परंतु कमरे की दीवार की आड़ लगाकर वह वहीं खड़ी हो गई। जमुना सावधानी के साथ जंगले के माध्यम से कमरे में झांक रही थी। एकाएक उसने देखा कि चारपाई के नीचे से एक आदमी निकला। जमुना उसकी सूरत न देख सकी क्योंकि उसके चेहरे पर नकाब थी। रामकली ने रहस्यमय ढंग से उसके कान में कुछ कहा। रामकली ने उसके कान में क्या कहा ये तो जमुना नहीं सुन सकी, किंतु उसने देखा। सुनने के बाद नकाबपोश ने गर्दन हिलाई और कमरे से बाहर की ओर आने लगा। जमुना एकदम दीवार से चिपक गई। वह नकाबपोश चौक में से गुजरा और चार दीवारी फांद कर बाहर चला गया। जमुना ने उसका पीछा करने के लालच में चार दीवारी फांदी, किंतु यह देखकर वह और भी सोच में पड़ गई कि वह नकाबपोश उसे दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा था। निश्चय ही जमुना पुनः अपने कमरे में लौट आई। चौथा बयान। उनमें से जो सबसे सुंदर लड़की है उसका नाम है प्रगति। उसकी आयु 16 वर्ष है। रंग एकदम गोरा है। आकर्षक नाक नक्श। मतलब ये कि सब कुछ मिलाकर वह इतनी सुंदर है कि इंद्र की अप्सरा सी प्रतीत होती है। मगर उसके मुखड़े पर इस समय उदासी के बादल मंडरा रहे हैं। हालांकि उसकी सखियां उसका दिल बहलाने की बहुत कोशिश कर रही हैं, किंतु वह चुपचाप उस झरने के करीब बैठी न जाने क्या सोच रही है। उस सहित वहाँ लगभग 10 सखियां और है। उनके सामने झरना बह रहा और पीछे हरा भरा बाग है जो फल और मेवों के पेड़ों से भरा पड़ा। दूसरे बयान में हम लिखा है, प्रगति वंदना की लड़की है। वंदना के पिता का नाम अर्जुन सिंह, मामा का नाम गौरव सिंह। वह इन तीनों से बेहद प्यार करती, किंतु ये उसका दुर्भाग्य है कि तीनों में से कोई भी उसके पास नहीं है। केवल वह इतना जानती है कि कम से कम 10 दिन से उसने तीनों में से अपने किसी भी प्यारे की सूरत नहीं देखी है। कदाचित प्रगति की उदासी का यही सबब है। वह कई दिन से इसी प्रकार उदास रहती है। जहाँ इस समय वह बैठी हुई है, यह स्थान उसका निवास है। दो पहाड़ियों के बीच बना ये बहुत ही रमणीक स्थान है। बाग के उस पार वह विशाल इमारत है जहाँ वे रहते हैं। यह स्थान गुरु जी का। पाठक शायद समझ गए हों कि यहाँ हमारा संकेत वंदना और गौरव के पुरुष है। वह अधिक समय इसी स्थान पर रहती है। एकाएक दूर से एक आदमी झरने की ओर ही आता दिखाई पड़ा। प्रगति, एक सखी बोली, देखो नानक राम आते हैं, शायद तुम्हारे पिता को कोई संदेश लाएं। प्रगति की विचार तंद्रा भंग हुई और उसने मुड़कर उस तरफ देखा। नानक उसके पिता का खास साथी था। इस बार भी जिस दिन से उसके पिता गायब हुए, नानक ही उनका संदेश लेकर आता। आज भी नानक उसके पास आया और जेब से एक कागज निकालकर प्रगति को देता हुआ बोला, यह अर्जुन भैया ने आपको लिख भेजा। प्रगति ने उत्सुक होकर कागज दिया और खोलकर पढ़ा। लिखा था, प्रिय बेटी प्रगति, मैं इस समय काफ़ी गहरे चक्कर में उलझा हूँ। इतना समय भी नहीं मिलता कि मैं तुमसे वहाँ मिल सकूँ। एक काम निकालने में मुझे तुम्हारी बहुत सख्त ज़रूरत पड़ रही है। मैं तुम्हारे पास नानक को भेज रहा हूँ, तुम फौरन इसके साथ चलिए। प्रगति अपने पिता की लिखाई को अच्छी तरह पहचानती, अतः किसी प्रकार के धोखे का कोई प्रश्न नहीं उठता था। किंतु फिर भी प्रगति ने उस गुप्त शब्द का प्रयोग किया जो ऐसे अवसरों के लिए उसके पिता ने उसे बता रखा था। उन्होंने कहा था कि अगर कोई तुम्हारे पास मेरा संदेश लेकर आए तो उससे लाभक है। अगर वह तुम्हें इसके जवाब में बो ना कहे तो समझना कि वह व्यक्ति वास्तव में मेरे द्वारा भेजा गया आदमी। अगर वह जवाब में चुप रहे अथवा कुछ और जवाब दे तो समझना कि वह धोखा है। परंतु नानक इस परीक्षा में भी उत्तीर्ण साबित किया।
कुछ देर पश्चात 2 घोड़ों पर सवार नानक और प्रगति जंगल में एक तरफ को दौड़े चले जा रहे थे, जहाँ प्रगति रहती। उस घाटी और उसमें आने जाने का मार्ग हम यहाँ लिखना मुनासिब नहीं समझते। किसी अन्य आवश्यक समय पर हम वह दिलचस्प वर्णन लिखेंगे। इस समय केवल इतना ही लिख देना पर्याप्त है कि लगभग 10 कोस का रास्ता तय करके वे एक निर्जन से खंडहर में पहुंच गया। नानक प्रगति को उसी खंडहर में ले गया। एक गंदे से कमरे में वे अपने पिता यानी अर्जुन सिंह से मिली। दोनों बड़े प्रेम से मिले और कुछ देर गिले शिकवे होते रहे। नानक चुपचाप एक तरफ खड़ा था। अभी भी असली विषय पर नहीं आ पाए थे कि कमरे के दरवाजे की ओर से हल्की सी आहट हुई और जिस व्यक्ति पर प्रगति की दृष्टि पड़ी उसे देखकर एक बार को तो प्रगति घबरा गए। उसके जिस्म में भय की ठंडी सी लहर दौड़ गई। वह आदमी गजब का पतला और लंबा था। लंबी गर्दन पर एकदम गोल चेहरा, ऐसा प्रतीत होता था मानो किसी बांस पर हंडिया टिका दी गई। उसकी आंखें भूरी और छोटी थी, परंतु उनमें गजब की चमक थी। होंठ पतले और जबड़े बिछे हुए थे। उसने अपनी लंबी लंबी उंगलियां आपस में मिलाकर जोर से चटकाई। आओ पिशाचनाथ, तुम हमेशा की तरह बिल्कुल ठीक समय पर आए, अर्जुन सिंह उससे बोला। पिशाच अपने वायदे का पक्का है, उसने आगे बढ़ते हुए कहा। आपको ये भी याद होगा कि मैंने कहा था कि मैं अधिक देर तक यहाँ नहीं रुक सकूंगा। प्रगति को मुझे सौंपिए और फिर देखिए कि मैं रक्त कथा के आसानी से लाकर आपको देता हूँ। आपने मुझ पर एक एहसान किया, मेरी मुसीबत में आप मेरे काम आए। आप जानते हैं कि एक बार जो आदमी पिशाच के काम आ जाता है उसके लिए जीवन भर पिशाच गर्दन कटाने को तैयार रहता। आप यकीन मानिए, इस बार मैं रक्त कथा के साथ ही आपसे मिलूंगा। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है पिशाच, अर्जुन सिंह ने कहा। दुनिया के लिए चाहे तुम कितनी बुरे से, लेकिन मेरे साथ कभी बुराई नहीं कर सकते। यह विश्वास कम नहीं होता कि मैं अपनी प्रगति जैसी भोली वाली लड़की को तुम्हारे साथ बेच रहा हूँ। ना ये समझता हूँ कि तुम बुराई नहीं कर सकते, ना ये समझता हूँ कि मेरी बेटी तुम्हारी बेटी के बराबर है। तुम ऐसे किसी प्रकार के खतरे में नहीं फंसने दोगी। आप चिंता न करो, पिशाच बोला। उमा दत्त को मूर्ख बनाने में मुझे अब अधिक देर नहीं लगी। उसने मुझसे वादा किया है कि अगर मैं उसे किसी प्रकार प्रगति ला दूँ तो वह मुझे रक्त कथा दे देगा। एक तरीका यह भी हो सकता है था कि हम किसी भी लड़की को प्रगति बनाते और उसके सामने ले जाते, किंतु जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि अभी मैं उस पर पूर्णतः विश्वास नहीं करता। अतः वह भली प्रकार चेक करेगा कि जो प्रगति मैं उसे दे रहा हूँ वह असली है अथवा नहीं। इस स्थिति में वह जब देखेगा कि मैं उसे असली प्रगति दे रहा हूँ तो उमा दत्त मुझ पर विश्वास करने लगेगा, बल्कि न केवल मुझे रक्त कथा देगा बल्कि अपना अय्यार भी स्वीकार करेगा। बस उस दिन के बाद उमा दत्त का तख्ता पलटने में हमें अधिक दिन नहीं लगेगा। आपका तो दुश्मन है ही उमा दत्त, लेकिन आप जानते हैं कि उसने मेरा भी अपमान किया। और पिशाच सब कुछ सह सकता, लेकिन अपमान नहीं। इस अपमान का बदला मुझे लेना। मेरे दिल को उस दिन शांति मिलेगी जिस दिन मैं अपने हाथों से उमा दत्त की हत्या कर दूंगा। मेरा दिल उसके प्रति घृणा से भरा पड़ा। हम सच कहते हैं पिशाच, हमें तुम जैसे एक आदमी की बेहद सख्त जरूरत थी, अर्जुन सिंह बोला, जो अय्यार होने के साथ साथ नेक नीयत, नेक नाम और वफादार भी है। हमें तुम्हारी वफादारी पर पूरा पूरा विश्वास ही नहीं बल्कि फख्र है। बेशक तुम प्रगति को अपने साथ ले जा सकते हो। प्रगति? अर्जुन सिंह प्रगति की ओर उन्मुख होकर बोले। तुम इस आदमी के साथ चली जाओ बेटी, ये हमारे दोस्त है, तुम इन पर पूरा भरोसा कर सकती है। ये तुम्हें जहाँ ले जाए चली जा, जो काम बताएं वह अच्छी तरह करना। हालांकि प्रगति का दिल पिता की इस बात का समर्थन नहीं कर रहा था, परंतु फिर भी बोल, जी कल मैं इसी समय आपको यहीं मिलूंगा, पिशाच ने अर्जुन सिंह से कहा। और प्रगति अपने पिता के चरण स्पर्श करना नहीं भूली थी। उसके जाने के थोड़ी देर बाद अर्जुन सिंह नानक से बोले, तुम्हारा क्या ख्याल है नानक, क्या पिशाच ना दगा कर सकता है? वैसे तो आप जानते ही हैं भाई साहब, नानक ने कहा, कि पिशाच कभी किसी का सगा नहीं हुआ। कोई नहीं जानता कि उसका दिमाग कब किसकी ओर घूम जाएगा और कब किसके पक्ष में और विपक्ष में काम करेगा। लेकिन फिर भी एहसान को देखते हुए जो आपने इस पर किया है, अगर ये आदमी की औलाद होगा तो आपसे कभी दगा नहीं करेगा। आगे वह खुद जाने, फिर भी तुम सावधानी से उसका पीछा करो। अर्जुन सिंह ने नानक को आदेश दी। कहीं ऐसा ना हो कि ये उमादत के स्थान पर हमें ही मूर्ख बना रहा। इसने हमसे कहा है कि उमादत ने मुझसे वादा किया है कि मैं सुन चुका हूँ भाई साहब। नानक बीच में ही बोल पड़ा, अगर मुझे उसका पीछे ही करना है तो फिर चलता हूँ मैं। इस प्रकार नानक भी पिशाच और प्रगति के पीछे पीछे खंडहर से निकल गया। अब वह अपनी तरफ से काफ़ी सतर्कता के साथ पिशाच और प्रगति का पीछा कर रहा था। 2 कोस का रास्ता तय करते करते उन्हें शाम हो गई। नानक का पूरा ध्यान उन्हीं पर केंद्रित था। उसने तो सपने में भी कल्पना न की थी कि उस पर इस प्रकार अचानक हमला हो जाएगा। वह संभल भी नहीं पाया और अचानक जो पेड़ से उसके ऊपर 4 आदमी कूद टूट पड़े। किसी ने उसके जिस्म से एक नंगी तलवार स्पर्श की तो एक चीख के साथ नानक बेहोश हो गया। जिन चारों ने नानक पर यह हमला किया था उनमें से एक की सूरत और जिस्म इत्यादि ठीक नानक जैसे ही था। उसने जल्दी से नानक के कपड़े उतारे ऊपर पहन लिए
तभी उसके 3 साथियों में से एक बोला, बारू सिंह, सब कुछ इसी प्रकार करना जैसे उस्ताद ने कहा है। तुम चिंता मत करो, इस काम के लिए कुछ सोच कर ही उस्ताद ने मुझे चुना। बाकी तीनों ने नानक की गठरी बनाई और उनमें से एक ने अपने कंधे पर डाल ली। वे तीनों नानक को लेकर एक तरफ को चल दिए और नानक यानी बारू सिंह कुछ सोचता हुआ उधर ही चला जिधर पिशाच गया था। अब जरा हम पिशाच की हरकत की और आपका ध्यान खींचते हैं। जिस जगह पीछा करता हुआ नानक बदला है, उस जगह से कोई आधा कोस आगे जाने पर पिशाच ने प्रगति को रोकने का संकेत किया और जाफिर से सीटी बजाई। जाफिर की आवाज़ जंगल में गूंज उठी और इसके साथ ही आसपास के पेड़ों से 4 नकाबपोश कूद पड़े। एक बार को तो प्रगति डर गई, परंतु सहमी सी चुपचाप खड़ी रही। उन चारों नकाबपोशों के काले लिबास पर नंबर लिखे हुए थे। पिशाच के समीप आकर वे आदर से झुक गए। तुम इनके साथ चली जाओ प्रगति, ये मेरे साथी। पिशाच ने कहा, हम अभी एक ज़रूरी काम से निपट कर आते हैं। प्रगति मानो एकदम दिमाग रही थी एवं गूंगी। उसने स्वीकृति में गर्दन हिला दी। नंबर 1, हमारे साथ आओ, पिशाच ने कहा और उसे साथ लेकर अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। शेष 2, 3 और 4 नंबर के नकाबपोश प्रगति को साथ लेकर एक तरफ तो चलेगा। पीछे दूर दूर तक भी कहीं नानक सिंह यानी बारू सिंह नजर नहीं आता था। खुदा नंबर 1 नकाबपोश कुछ देर तक तो उसी प्रकार पिशाच के साथ चलता रहा, किंतु थोड़ी दूर जाने के बाद उसने अपने चेहरे से नकाब उतारा। नकाब के नीचे जो चेहरा छुपा हुआ था वह प्रगति का ही था। चलते चलते उसने अपना काला लिबास उतार लिया। उसके नीचे जनाने कपड़े थे, अथवा यूं कहिए कि वो कोई औरत ही थी, किंतु प्रगति नहीं थी। यह और बात है कि इस समय प्रगति के वेश में जमुना, तुझे अच्छी तरह याद है ना कि वहाँ जाकर तुझे क्या करना है? आप बिल्कुल भी चिंता न करें पिताजी, जमुना बोली। आपने मुझे जो भी कुछ बताया है वह सब कुछ मुझे अच्छी तरह याद है। इसी प्रकार की बातें करते हुए पिता और पुत्री रात के दूसरे पैर में उमादत्त के महल पर पहुंच गए। महल पर खड़े चौबदार द्वारा उसने राजा उमादत्त के पास समाचार भिजवाया कि पिशाच आया और उसके साथ प्रगति भी। महल आने से कुछ देर पहले पिशाच ने प्रगति बनी जमुना को इस प्रकार कंधे पर लाद लिया था मानो वह बेहोश है। ये और बात है कि वास्तव में वह बेहोश थी नहीं। कुछ ही देर बाद चौबदार ने आकर सूचना दी कि राजा साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। तब जबकि प्रगति यानी जमुना को कंधे पर डाले उसने दीवाने खास में प्रवेश किया तो वास्तव में उमादत्त को अपनी प्रतीक्षा में पाया। उसे देखते ही उमादत्त बोले, आ गए पिशाच? आ भी गया हूँ और अपना काम भी पूरा कर दिया है। पिशाच मुस्कुराता हुआ बोला, अब आपको अपना वादा पूरा करना है। ये देखिए, मैं प्रगति को ले आया हूँ। ये तो आप अच्छी तरह से जानते ही हैं कि इसे अर्जुन सिंह आदि 7 पर्दों में रखते, अतः इसे निकाल कर लाना कितना कठिन था, किंतु फिर भी मैंने अपने अय्यारी के बल पर किसी प्रकार अर्जुन सिंह को बेवकूफ़ बनाया। अब आप अपने वादे के अनुसार 2000 सोने की मोहरें मुझे दीजिए तो मैं अपना रास्ता नापूं। मुझे इस समय मोहरों की बहुत सख्त ज़रूरत थी और आप ये भी जानते हैं कि मैं आपकी कितनी इज्जत करता हूँ। अगर कोई और मुझसे ये काम 50,000 मोहरें देकर भी कराता तब भी नहीं करता, क्योंकि अर्जुन सिंह जैसे सच्चे आदमी को धोखा देना नीच कर्म ही कहलाता है। किंतु आपके प्यार की खातिर मैंने ये नीच कर्म भी कर दिया। आपने मुझ पर जीवन में बहुत से एहसान किए, उसी का फल है कि आज मैंने ये नीच कर्म भी कर दिया। अन्य कोई इस कठिन कार्य कर भी नहीं सकता था। हम जानते हैं पिशाच, अच्छी तरह जानते हैं। उमादत्त बोले, तुमसे अच्छा यार अभी तक हमारी नज़रों से नहीं गुजरा। हम तो तुमसे पहले भी कई बार कह चुके कि तुम हमारी नौकरी कर दो। अगर तुम जैसा यार हमारे साथ हो तो कौरव बंदर और अर्जुन सिंह का सफाया करने में हमें अधिक देर नहीं लगे, परंतु ना जाने क्यों ये बात तो मैं स्वीकार नहीं। आप जानते हैं कि शुरू शुरू में मैं दलित सिंह का यार था। पिशाच बोला, मैंने गौरव और वंदना को खत्म करने के लिए अपनी अय्यारी का एक दांव खेला। जब उनके दूसरे अय्यार बलवंत सिंह ने उन्हें बताया पिशाच ये कर रहा है तो दलित सिंह ने सोचा कि मैं उन्हीं के खिलाफ काम कर रहा हूँ और उन्होंने मुझे बेइज्जत किया, साथ ही कैद खाने में भी डाल दिया। तो मैं किसी प्रकार उनके कैद खाने से मुक्त हो गया, लेकिन उसी दिन से प्रण कर लिया कि जीवन में कभी किसी राजा का अय्यार बनकर नहीं रहूँगा, आज़ाद होकर काम करूँगा। आप जानते हैं कि अब पिशाच पर किसी की भी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पिशाच ने कहा, मेरा आपसे सौदा तय हुआ था कि अगर मैं प्रगति को लाकर आपके हवाले कर दूं तो आप मुझे 2000 मोहरें दें। मैंने अपना काम पूरा कर दिया, मुझे मोहरें दीजिए, मैं चालू। हम तुमसे एक सौदा और करना चाहते हैं। उमादत्त ने कहा, बोलिए। हम तुम्हें 10,000 मोहरें देंगे। उमादत्त ने कहा, तुम अर्जुन सिंह को हमारे हवाले कर दे। अर्जुन सिंह इतना सस्ता नहीं है राजा साहब। पिशाच ने कहा, वैसे तो प्रगति भी इतनी सस्ती नहीं थी, किंतु आपके पिछले एहसानों को ध्यान में रखकर मैंने ये काम कर दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर काम में आपके एहसानों के बारे में सोचूंगा। मैं बेशक अर्जुन सिंह को अपने अय्यारी के जाल में फंसाकर आपको सौंप सकता हूँ, लेकिन कीमत पूरी 20,000 मोहरें। अंततः 20,000 ने यह सौदा पिशाच और उमादत्त के बीच में तय हो गया। उमादत्त ने उसे 7,000 मोहरें दी और विदा किया। 2,000 प्रगति वाले सौदे की
और 5,000 अर्जुन सिंह वाले सौदे की पेशगी। काफी खुश होता हुआ पिशाच महल से बाहर निकला और चलता चलता वह अपनी आगे की योजना सोच रहा था। यह एक बहुत ही दिलचस्प और रहस्यपूर्ण किस्सा कि वह अर्जुन सिंह को किस प्रकार मूर्ख बनाता है। इसके लिए आपको अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। अगले बयान में ही हम वह किस्सा लिख देते हैं।